गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी क्लास 11th फर्स्ट क्लास है ये। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं आप या रह चुके हैं पहले, आप अगर अकाउंट्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास 1 है, आगे क्लास 2, क्लास 3 और भी क्लासेस आती जाएंगी। पहले हम आपको इन क्लासेस के अंदर आपके जो बेसिक्स नीड्स होती हैं अकाउंट्स के लिए वो हम आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आगे चैप्टर वाइज लेक्चर अपलोड करेंगे अपने चैनल्स पे। तो अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है आपकी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या अकाउंट्स होती क्या है, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो आपके नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, तो वो क्या नज़र आ रही हैं आप ध्यान से देख सकते हैं। तो एक चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है लाइबिलिटीज़। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ लिखी हुई है, उसके बाद इनकम लिखी हुई है, उसके बाद एक्सपेंसेस लिखे हैं, उसके बाद एसेट लिखे हैं। तो एक्चुअल में है क्या कि सबसे पहले जो है वो आपकी इनकम है। अगर इसको आप याद करने का तरीका याद रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकम है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो आपका एक्सपेंसेस है, एंड थर्ड नंबर पे जो है वो आपकी एसेट्स है, एंड देन इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे वो है आपका लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो सीरीज आप याद रखिएगा इसकी। सबसे पहले इनकम यानी कि आप सबसे पहले कमाते हैं, देन उसके बाद कमाने के बाद आप खर्च करते हैं, और खर्च जब करते हैं आप तो आप एसेट्स भी अपनी बनाते हैं। अब एसेट्स क्या होती हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। और जब एसेट्स बनती हैं तो लाइबिलिटीज़ भी बनती हैं बिजनेस में। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकम क्या होती है, इनकम एक्सपेंसेस तो आपको शायद पता होगा, लेकिन फिर भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो बेसिक्स मीनिंग है इन चारों के ही इर्द गिर्द घूमता है पूरा वो, कि अगर आपको इन चारों चीज़ों का नॉलेज है तो आप आसानी से अकाउंट्स कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के कुछ बेसिक्स होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइडेशंस, इसी तरह अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स हैं। अगर आपको इनके बारे में पता हो गया तो आप काफ़ी कुछ आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहला वर्ड है हमारा इनकम। इस चार्ट को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलवेज इनके कम से कम नाम याद रखिए, उसके बाद फिर आप सेकंड पे चीज़ों पे जा पाएंगे कि क्या है आपको अकाउंट्स करना, कैसे है अकाउंट कैसे बनाना है, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, ये हम आगे क्लास में बात करेंगे। हम पहले इन चार वर्ड को समझने वाले हैं कि ये चारों चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले सामने आपके आ गया है इनकम। तो इनकम में मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, ये सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे हैं। ये नहीं कि सिर्फ इतनी ही इनकम होती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हर इंसान के लिए, हर बिजनेस के लिए, हर पर्सन के लिए अलग अलग सोर्स हो सकते हैं इनकम के। तो इनकम की सिंपल जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है आपका, राइट। तो अब बिजनेस के लिए हम अकाउंट करने वाले हैं तो डेफिनेटली बिजनेस की इनकम में क्या क्या आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, यानी कि आप के पास दो शॉप हैं, एक शॉप है आपने किराए पे दे रखी है, अगर आपको उसका रेंट मिल रहा है डेफिनेटली वो आपकी इनकम है, यानी वो सोर्स ऑफ इनकम आपका रेंट कहलाएगा। कमीशन आपको मिल रहा है, रिसीव वर्ड इसलिए लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। डिस्काउंट है, यानी कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं डेफिनेटली उस पर, वो आपकी इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका इनकम है। और लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट रिसीव। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप बैंक में पैसे जमा करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये ध्यान रखिए इस बात का, सिंपल है। बैंक डिपॉजिट एक आपका इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, एफडी करा रखी है आपने, वो एक इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है वो आपका। कहीं शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं आपने, गोल्ड में शेयर खरीद रखे हैं, मतलब कहीं भी आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। उस पर जो रिटर्न मिलने वाला है, अब मैंने यहाँ इंटरेस्ट वर्ड यूज किया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, तो वो भी आपकी इनकम ही मानी जाएगी, ठीक है। और सैलरी आपको मिल रही है, लेकिन अब ये कि हम अकाउंट्स करने वाले हैं तो ज़्यादातर केस में हम सैलरी पे करने वाले हैं, हम अकाउंट्स बिजनेसमैन का मेंटेन करने वाले हैं, ना कि हमारा, ठीक है। तो प्लस ये ध्यान रखिएगा सैलरी वर्ड को इसलिए यहाँ पे यूज नहीं किया, प्रॉफिट आ सकता है, जो भी आप बिजनेस करेंगे उससे जो भी प्रॉफिट क्योंकि काम हमारा वही है, अकाउंट्स में हम वही करने वाले हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या नेट प्रॉफिट है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें हम आगे क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन आप लेक्चर को सुनिए और देखिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे, यानी कहने का मतलब है कि इन वर्ड्स के साथ जब तक वो रिसीव वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक आप उसे इनकम नहीं मानेंगे। ध्यान, अकेला रेंट लिखा हुआ आ जाता है तो वो इनकम नहीं होगी, बिजनेस की एक्सपेंसेस माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस। अकेला कमीशन लिखा हुआ आ जाता है तो बिजनेस का एक्सपेंसेस उसे माना जाएगा, ना कि आपको इनकम माना जाएगा। अकेला डिस्काउंट लिखा हुआ आएगा तो डेफिनेटली उसको एक्सपेंसेस माना जाएगा, ना कि इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं हम, एक्सपेंसेस की तरफ। तो एक्सपेंसेस में काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ आ चुकी हैं।
तो इतने सारे से आपको डरना नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बस कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नाम भी उनके दे दिए हैं कि एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा है इनडायरेक्ट। होते और भी हैं लेकिन यहाँ कॉमनली दो चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो पहले तो बात करें एक्सपेंसेस क्या है। भाई सीधी बात है, आपको सैलरी मिल रही है वो आपकी इनकम है। अब सैलरी मिलने के बाद जहाँ जहाँ आप पैसे खर्च करते हैं वो सब आपके एक्सपेंसेस हैं। जहाँ जहाँ आप खर्च करते हैं वो सब एक्सपेंसेस हैं। लेकिन हम यहाँ बिजनेस की बात करने वाले हैं, तो बिजनेस में हम जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं उन सबको एक्सपेंसेस कहा जाता है। लेकिन अब उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, वेजेस, उसके बाद लिखा है वेजेस एंड सैलरी, उसके बाद लिखा है कैरेज, उसके बाद लिखा है कैरेज इनवर्ड, फिर लिखा है कैरेज ऑन परचेज, गैस, फ्यूल, पावर, ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं। ये सारे वर्ड पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि क्या होते हैं। यानी कहने का मतलब है वेजेस, यानी हम जो मजदूरों को पैसे देते हैं उसे हम वेजेस कहते हैं। वेजेस सैलरी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहा है, उनको हम पैसे देने वाले हैं, वो हमारी वेजेस एंड सैलरी कहलाएगी। कैरेज का मतलब होता है सिंपल सा भाड़ा, यानी किराया भाड़ा। जब आप कोई गुड्स को मंगवाते हैं कहीं से तो उस पर जो कैरेज देते हैं या कॉटेज देते हैं उसको हम कैरेज बोलते हैं। इनवर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने कोई गुड्स परचेज किया है तब आपने कैरेज दिया है। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज लिखा है, ये देखिए इनवर्ड वर्ड भी आ सकता है और आउटवर्ड भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है गेज। तो भाई गेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई मशीन चलती है, गैस के थ्रू चलती है, फ्यूल एंड पावर के थ्रू चलती है, यानी पेट्रोल डलता है उसमें, ऑयल डलता है या बिजली यूज होती है, तो उस पर जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे हम फ्यूल एंड पावर के नाम से नोट डाउन करते हैं। फ्राइट का मतलब भी भाड़ा ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी मशीनों में बनाने में जो भी खर्च आ रहा है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना होता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री में हो रहा है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट। अब यहाँ पे सारे के सारे जो एक्सपेंसेस लिखे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, हैं तो सारे एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली स्पेशली वर्ड यूज किया गया है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब यह होता है कि जो भी एक्सपेंसेस गुड्स के ऊपर होते हैं, क्या पे एक्सपेंसेस ऑन गुड्स। ओके, एक्सपेंसेस ऑन गुड्स यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो गुड्स पे होते हैं, जो कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, उन सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ सम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब इनके अलावा जो भी बिजनेस में खर्च होंगे, यानी एग्जांपल के तौर पे आपकी फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में आप कोई गुड्स बनाते हैं और उसके बाद आपका एक शोरूम है जहां पे आपकी सप्लाई होती है, जहां से आप गुड्स को सेल करते हैं, कस्टमर को देते हैं। थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए भाई, एक ए है, एक ए पर्सन है, उसकी एक फैक्ट्री है। ठीक है, वहां वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है यानी बनाता है गुड्स को वो। ठीक है, गुड्स को बनाता है वो अपने उसमें फैक्ट्री में। उसमें जितने भी जो भी कॉस्ट आती है परचेज करने में, गुड्स को परचेज करने में या जो भी उस पर बनाने में, उन सबको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। अब उसके बाद गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स आ गया आपके शॉप के ऊपर। ठीक है, शॉप पे आपका गुड्स आ गया है। अब शॉप बिजनेस मतलब बनने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सबको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जांपल के तौर पे सैलरी वर्ड यूज किया गया है, यानी कि हम जो शॉप पे जो लोग रखेंगे उनको जो हम पैसे देने वाले हैं उसको हम सैलरी बोलते हैं। उसके बाद लिखा है सैलरी एंड वेजेस, दोनों वर्ड एक ही हैं, कोई गलत उसमें वो नहीं है, शॉर्ट थोड़ा सा गलत हो गया है, ये वेजेस वर्ड है। इसके बाद लिखा है रेंट, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, देखिए रेंट पेड लिखा हुआ आ सकता है, शॉप रेंट लिखा हुआ आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। शॉप का जो किराया देने वाले हैं, कमीशन देने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यानी जो भी हम प्रिंटिंग में एक्सपेंसेस करते हैं। प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ हमें प्रिंट कराना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ पंपलेट प्रिंट करा लेते हैं, कुछ बिल्स बुक्स पर प्रिंट कराते हैं, स्टेशनरी परचेज करते हैं, हम रजिस्टर रखते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, उस सबको स्टेशनरी कहते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी हमारे ऑफिस में एक्सपेंस होते हैं उसका नाम हमने दे दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस। पोस्टेज, यानी कोई चीज़ हम कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं लेटर्स के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो उसको बोलेंगे हम पोस्टेज। टेलीफोन का मतलब टेलीफोन का चार्जेस जो हम पे करने वाले हैं, हमारी शॉप में टेलीफोन लगा हुआ है, बिजली का बिल आता है, जो हम बिजली यूज़ कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। लीगल चार्जेस, कुछ लीगल चार्जेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारे बिजनेस की परमिशंस हमें चाहिए होती हैं गवर्नमेंट से, उसके लिए हम किसी पर्सन को हायर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एडवोकेट को हायर किया हमने, किसी वकील को हायर किया है, उसके बदले में जो उसके काम के बदले में जो फीस हमसे चार्ज करेगा उसे हम बोलेंगे लीगल चार्जेस। इसके बाद इंश्योरेंस कराना पड़ता है हमें, इंश्योरेंस पे जो पैसे खर्च करने वाले हैं उसे हम बोलेंगे इंश्योरेंस। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस जो भी क्वेश्चन में आएंगे। अब सबके नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते हम, कुल मिला के जो भी आप खर्च करने वाले हैं अपने बिजनेस में उन सबको हम एक्सपेंसेस कहेंगे। अब उनके दो टाइप यहाँ पे दे दिए गए हैं, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाकी आप नाम याद कर सकते हैं क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये था आपका एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी का वैल्यूएशन हमें करना है आगे अकाउंट्स के अंदर। अभी अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे, क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है, ये हम आगे की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ एक्सपेंसेस बड़े याद रखना है कि क्या हमारे एक्सपेंसेस हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले की तरफ, एसेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा पास एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? सबसे पहली बात ये कि एसेट्स क्या है भाई। एसेट्स को हम कहते हैं हिंदी में संपत्ति। क्या कहते हैं? संपत्ति, ठीक है। संपत्ति कहते हैं। प्रॉपर्टी सुना होगा आपने नाम, प्रॉपर्टी सब जानते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। तो एसेट्स वर्ड यूज किया जाता है, यानी संपत्ति को हम एसेट्स कहते हैं। जो आपके पास घर है, आपका मकान है, बिल्डिंग है, ये सब आपके एसेट्स हैं। लेकिन जनरली लोग बस घर और मकान, प्लॉट को ही एसेट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ नाम आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, एसेट की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि जिस चीज़ के आप मालिक हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपसे हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, आपके समझ में आए। जिस चीज़ के आप मालिक हैं, राइट, थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी। तो जिस चीज़ के आप मालिक हैं उसे हम एसेट्स कहते हैं, ठीक है। उसे हम एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट्स। इंग्लिश में एसेट्स कहते हैं, याद रखिएगा। जिस चीज़ के हम ऑनर हैं उसे हम एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आपके दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ बाइफोरेट कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स, तो यहाँ लिखा है करंट एसेट्स। इनके भी दो टाइप होते हैं, तो दो टाइप हम बाद में देख लेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि एसेट्स क्या है, ठीक है। कैश आपके पास है, आप ही का कैश है, इसका मतलब वो आपकी एसेट्स है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास कैश है लेकिन वो हमारा नहीं है, किसी और का है, तो आगे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि आपके पास जो कैश रखा है, इन केस अगर वो आपका है, कैश है, तो वो आपकी एसेट्स ही मानी जाएगी। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं इसके अंदर, कि आप मालिक हो गए उस चीज़ के तो वो आपकी एसेट्स हो गई, ठीक है। अब उसमें दो टाइप्स हैं, एक है करंट एसेट्स और दूसरी है फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो इनकी क्या डेफिनेशन होगी, इन्हें आप कैसे पहचानेंगे? ये जो नाम लिखे इनको देख के तो आप पहचान सकते हैं कि भैया ये करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सनी डेटर्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस गिवन, और यहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक इसके बीच की डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ जिसकी वैल्यू, जो एसेट्स आपकी कैश में है, जो वैल्यू कैश में है उसे हम करंट एसेट्स कहेंगे, और जो वैल्यू कैश में नहीं है, इंस्टेंट कैश में नहीं है, उसे हम फिक्स एसेट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक घर है, प्लॉट है, आपकी बिल्डिंग है, डेफिनेटली कैश में नहीं है वो, तो वो आपकी एक फिक्स एसेट्स है, यानी स्थायी संपत्ति है। फिक्स का मतलब होता है स्थायी, ठीक है, स्थायी संपत्ति, ठीक है, स्थायी, ओके। फिक्स एसेट्स है। एग्जांपल के तौर पे कुछ आपकी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, फर्नीचर लिखा हुआ है, पिक्चर्स लिखा हुआ है, ठीक है। फर्नीचर का मतलब फर्नीचर ही होता है जो आप यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। कुर्सियां हैं आपके पास, टेबल्स है आपके पास, ठीक है, सोफा है आपके पास, वो सब फर्नीचर है। पिक्चर्स का मतलब क्या होता है कि हम अपने ऑफिस में जो भी वर्क कराते हैं, जो अलमारियां बनवा ली हमने, कुछ वॉल पे कुछ काम करवा लिया, फिटिंग्स कुछ करवा ली, उसको हम फिक्चर्स कहते हैं, क्योंकि उनकी भी एक अपने आप में एक वैल्यू होती है, उनको भी हम सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है, अब आप बोलोगे सर ये कैश में कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ भी लिखा गया है और यहाँ भी लिखा गया है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि उसके पैसे हम इंस्टेंट विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए उसको फिक्स में रखा गया है। भाई हम मशीन को इंस्टेंट नहीं बेच सकते, इंस्टेंट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता वो, इसलिए हम उसको फिक्स में कैटेगरी में रखा है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि हम उसे इंस्टेंट कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश के अंदर, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, नाम ही लिखा हुआ है कि भाई आपने कम टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप जब भी चाहे उसको निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड के बाद, इसलिए उसको शॉर्ट यानी करंट एसेट्स की उसमें रखा गया है, ठीक है। तो अब इनको कुछ वर्ड में समझा देता हूँ आपको। कैश का मतलब कैश आपके पास है, कैश का मतलब आपके बैंक में जमा है आपके। उसके बाद लिखा है डेटर्स, उसके बाद लिखा है स्टॉक, उसके बाद लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक आपके पास जो शॉप में स्टॉक रखा है, जो भी गुड्स का आप स्टॉक कैरी करके रखे हुए हैं, वो आपका एसेट्स माना जाता है। वो भी है जबकि वो सामान, लेकिन वो आपका बिकने वाला सामान है, उसको बेच के आप इंस्टेंट कैश जनरेट कर सकते हैं, इसलिए वो आपका करंट एसेट्स में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब एक वर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा सन्ड्री डेटर्स, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आगे। फिर लिखा है बिल्स रिसीवर, ये भी इसी से कनेक्टेड है, इसलिए उसकी बात करेंगे। उसके बाद लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहाँ तो एक्सपेंसेस वर्ड लिखा हुआ है, अब ये एसेट्स में क्या कर रहा है भाई, तो ये जो प्रीपेड वर्ड लिखा है इसके वजह से ये एसेट्स में मौजूद है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, ये ध्यान रखिएगा, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, एडवांस, ठीक है, एडवांस होता है प्रीपेड का मतलब, ठीक है। एडवांस यानी जो एडवांस में आप पैसे दे देते हैं किसी को, उसे बोलते हैं हम एडवांस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस वर्ड लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ की फीस 5,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। स्कूल की जो फीस है वो 5,000 रुपये पर मंथ है। इस हिसाब से 12 महीने की फीस कितनी हुई,
60,000 रुपीज़ आपको पे करने हैं, यानी 60K आपको पे करने हैं। तो आपने क्या करा, जनवरी में ही, जनवरी से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, ठीक है। तो जनवरी माह में ही आपने पूरी 60,000 फीस आपने जमा कर दी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक एडवांस एक्सपेंसेस हो गया। क्या होगा आपके लिए? एडवांस, क्योंकि अभी मंथ आया नहीं है, आपने पहले से आपने पैसे आपने स्कूल को दे दिए हैं, वो पैसे स्कूल के पास चले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल के हो गए, डेफिनेटली आप ही के पैसे हैं वो। अगर इन केस अगर उसको आप वापस लेना चाहते हैं तो भाई जो प्रोसीजर स्कूल का होगा उसके थ्रू आप वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एसेट्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके मेडिकल फीस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, लाखों रुपए फीस होती है, तो लोग एडवांस में पे कर देते हैं। जो भी आपने एडवांस दे रखे हैं वो सब आपके एसेट्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि वो आपके एसेट, आपके पैसे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मंथ गुजरते जाएंगे एसेट्स आपकी कम होती जाएगी और वो बैलेंस शीट में डाउन करती जाएगी, ठीक है। तो प्रीपेड का मतलब होता है जो भी आपने एडवांस में पे कर दिया वो आपके एसेट्स है। प्रीपेड मोबाइल आपने सुना होगा, जो बैलेंस आप मोबाइल में डलवाते हैं, पहले पैसे देते हैं, बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर लेते जब तक वो आपकी एसेट्स मानी जाती है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। प्रीपेड वर्ड इसी से बना है, ज़्यादा लोग जानते होंगे प्रीपेड कनेक्शन चाहिए, वही प्रीपेड है, ठीक है। इसके बाद लिखा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वर्ड यूज किया गया है। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, ठीक है। यानी जो चीज ड्यू है उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है एक्रूड, यानी ऐसी इनकम जो जनरेट हो चुकी है लेकिन आपको मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुई है। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। यानी कुछ नोट वर्क करने वाला हूं मैं। एसी इनकम, ध्यान से लिखिएगा, एसी इनकम, ठीक है। एसी इनकम जो आपने कमा ली है, ठीक है, जनरेट कर ली है। जनरेट का मतलब हुआ आपका, आपने जनरेट कर ली है यानी कमा ली है आपने, राइट, कमा ली है, ओके। उसे हम क्या कहते हैं? और आपको रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। देन आपको क्या नहीं हुई है? रिसीव, नॉट रिसीव, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे एक्रूड इनकम, उसे हम कहेंगे एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड वर्ड याद रखिएगा, एक्रूड लिखा हुआ था आगे, ठीक है। एक्रूड वर्ड यूज किया गया था, तो एक्रूड लिखा हुआ है। एक्रूड इनकम का मतलब है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हम ड्यू कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे इस बात का। तो ऐसी इनकम, अब आप एग्जांपल के तौर पे आप कहीं नौकरी करते हैं, वहां की सैलरी आपकी ड्यू होगी 2 मंथ्स की, तो 2 मंथ्स की आपकी एसेट जनरेट हो चुकी है, यानी उसको हम एसेट्स बोलेंगे, करंट एसेट्स है आपकी, कि आप सामने वाले पे ड्यू हो गई है, इसलिए आपकी इनकम ड्यू है, इसलिए उसको के साथ वर्ड यूज किया था एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट, यानी आपने कहीं एफडी कराई है, बैंक में आपने एफडी कराई हुई है, उसका इंटरेस्ट क्या है? ड्यू है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट क्या है? आपका ड्यू है बैंक के ऊपर। अब जब वो मिलेगा आपको, जब मिल जाएगा आपका, लेकिन अभी तक उसे कहाँ लिखा जाएगा? आपकी एसेट्स में नोट डाउन किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत हाई फाई नहीं है, आराम से आप सुनकर देखकर इसको समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट में लिखा है एडवांस गिवन। अभी हमने यहाँ पे एडवांस एक्सपेंसेस की बात की थी, यानी हमारे ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए वो भी हमारी एसेट्स में लिख लेंगे। इसी तरह हमने किसी को एडवांस दिया है जिसको हम बोलते हैं लोन। अब लोन वर्ड इसलिए नहीं लिखा गया कि लोन ज़्यादातर लोग लेते हैं, इसलिए हमने नहीं लिखा उसको, तो इसलिए हमने एडवांस दिया गया है। आपने किसी को एडवांस दे दिया है तो पैसे आपके हैं, आपको रिफंड होंगे, तो आपकी एसेट से डेफिनेटली आप ही के पैसे हैं क्योंकि आप उसके मालिक हैं। सिंपल पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो एडवांस इनकम भी आपकी एसेट्स में नोट डाउन किया जाएगा, करंट एसेट, क्योंकि पैसे आपने गिवन दिए हैं किसी को तो वो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं ये डेटर्स की तरफ कि डेटर्स क्या है। इसके लिए हम एक छोटा सा नोट कर लेते हैं, आपको बता देते हैं डेटर्स क्या होते हैं कि क्या है, क्योंकि पहली बार आप सुन रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे वर्ड तो आपने सुने होंगे। तो डेप्टर्स, इसको हम बोलते हैं डेप्टर्स, हिंदी में इसे कहते हैं देनदार, ठीक है, देनदार, याद रखिएगा। अभी देनदार वर्ड क्या है? देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम सेल करते हैं, डेफिनेटली हम सेल्स करते हैं। अब सेल्स हम 2 टाइप से करते हैं, एक करते हैं हम कैश में और दूसरे में करते हैं क्रेडिट में, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी सबको? आराम से आप इजीली समझ सकते हैं। हम सेल्स करते हैं, डेफिनेटली बिजनेस में 90% सेल होती है, परचेज होती है। जहाँ सर्विस प्रोवाइड कराना है तो वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हम सेल कर रहे हैं, यहाँ सर्विस प्रोवाइड कराना है, सर्विस प्रोवाइड का बिजनेस है हमारा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड का बिजनेस है हमारा। तो कैश में ले रहे हैं सर्विस या कुछ गुड्स को हम सेल कर रहे हैं कैश में या क्रेडिट में, ठीक है। तो कैश में जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो क्रेडिट में कर रहे हैं तो क्रेडिट जिन लोगों को हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए ने बी को 10,000 रुपीज का गुड्स, 10,000 रुपए का गुड्स सेल किया है, ठीक है, सेल किया है, यानी ए सोल्ड गुड्स टू बी, रुपीज कितने रुपए का? 10,000 रुपीज का। तो अब ये जो बी है,
ये जो बी है आपका, ये बी आपका डेटर्स कहलाएगा। डेप्टर्स पढ़ सकते हैं इसको आप, वैसे डेटर्स पढ़ा जाता है, ठीक है। तो डेप्टर्स कहलाएगा आपका, ये डेटर्स कहलाएगा, यानी कि आपकी एसेट्स है, आपके पैसे ड्यू हो गए सामने वाले पे, आपने उधार सामान सामने वाले को दे दिया है, तो आपकी कैश आपका ड्यू है बी के ऊपर, तो जितना कैश ड्यू है बी के ऊपर वो आपकी डेटर्स के नाम से उसकी एंट्री की जाएगी। अब डेटर्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इसलिए उसका वर्ड सन्ड्री डेटर्स के नाम से आता है। बैलेंस शीट में लिखा हुआ आता है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स लिखा हुआ आता है। तो उस केस में इसका मतलब ये हुआ, और आगे लिखा है 50,000 रुपीज, इसका मतलब ये हुआ कि आपके 50,000 रुपीज मार्केट में ड्यू हैं। किस वजह से ड्यू हैं? कि आपने लोगों को क्रेडिट में सेल किया। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट वर्ड याद रखिएगा, इस क्रेडिट वर्ड को याद रखना है आपको, ठीक है। कैश वर्ड से मतलब नहीं है आपको, क्रेडिट से मतलब है, ध्यान रखिए इस बात का। कैश आपकी एसेट्स होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप गुड सेल करते हैं, अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तो आपका कैश बढ़ रहा है एग्जांपल के तौर पे, तो भी आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। और अगर आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो भी आपकी एसेट्स ही इंक्रीज हो रही है, लेकिन वहां पे डेटर्स नाम लिखा जाएगा उसका, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो उम्मीद है डेटर्स आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा वर्ड है डेटर्स, याद रखिएगा, सन्ड्री डेप्टर्स, शॉर्ट में उसको हम जो है आपका डेप्टर्स लिखते हैं, बी साइलेंट में पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सारे वर्ड हो चुके हैं हमारे मैक्सिमम। एक वर्ड है हमारा बिल्स रिसीवेबल, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे डिटेल्स में। कुछ वर्ड्स थे जो आपको याद करने चाहिए, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज के सामने आपको कुछ वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई लायबिलिटीज होती क्या है। जैसे एसेट्स का मतलब क्या बताया आपको कि भाई जो आपकी जिस चीज़ के आप मालिक हैं वो आपकी एसेट है। सिंपल, आपके पास सुई है, साइकिल है, एरोप्लेन है, वो सब आपकी संपत्ति एसेट्स हैं, यानी आपकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब आते हैं लायबिलिटीज की तरफ। अब लायबिलिटीज का सिंपल डेफिनेशन है जो आप पर ड्यू है, ठीक है, जो आप पर ड्यू यानी उधार, ठीक है, उधार है, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचेंगे बहुत टेक्निकल होगा, ये बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए वीडियो है। जो लोग अकाउंट्स को जानते हैं उन लोगों के लिए नहीं है भाई ये वीडियो, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो है, तो वो ध्यान से देखें इस चीज़ को। जो भी आप पे ड्यू है, जो आप पे उधार, एग्जाम्पल के तौर पर लोन वर्ड इसलिए मैंने वहाँ यूज़ नहीं किया था। लोन यानी जो लोन लिया है वो आपकी एक लायबिलिटी है, यानी देनदारी, आपकी दायित्व, हिंदी में दायित्व कहा जाता है। लायबिलिटी वर्ड आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आप पे ड्यू है, जो आप पे उधार है, वो आपकी लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे जो पहला सेकंड थर्ड वर्ड लिखा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, ये वाला वर्ड, सॉरी, ये लोन, ठीक है। लोन आपका क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। बैंक से लोन लीजिए, कहीं से भी लोन ले लीजिए, लोन आपका लायबिलिटी ही कहलाएगा। अब कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, लोन तो आपको समझ में आया कि भाई यहाँ लायबिलिटी है, लेकिन अब यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज किया हुआ है। तो कैपिटल क्या बोला है भाई, तो कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल क्या है, कैपिटल को कहते हैं पूंजी, ओके, पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे पूंजी क्या है भाई, जिस चीज से आप बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, जो ऑनर अपने बिजनेस को पैसे देता है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे यहाँ लिखता हूँ कि ए एक पर्सन है, उसने क्या करा, एक बिजनेस को स्टार्ट किया। तो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना एक, ठीक है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, स्टार्ट किया है विथ 50,000 रुपीज, 50,000 लगाया है बिजनेस में, 50K यानी थाउजेंड, ठीक है। 50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। ए ने एक व्यापार को स्टार्ट किया है 50,000 रुपए में, ठीक है। तो जो 50,000 रुपए कहलाएंगे वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, कैपिटल। अब ए के जो बिजनेस का नाम है, मान के चलिए ए लिमिटेड नाम है उस बिजनेस का, क्या नाम है, ए लिमिटेड। ए ऑनर है इस बिजनेस का, किसका बिजनेस का ऑनर है, ए लिमिटेड का। ध्यान से देखिएगा, ए लिमिटेड बिजनेस का नाम है, ए एक बिजनेस का मालिक है, उसने अपने ए लिमिटेड को 50,000 रुपए दिए हैं। तो जाहिर सी बात है ए लिमिटेड के लिए जो पैसे है ये लायबिलिटी कहलाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल, ओके। जब अगर किसी कारण किसी रीजन की वजह से अगर बिजनेस बंद हो जाता है, तो जो ए लिमिटेड जब क्लोज होगा, तो उस केस में ए लिमिटेड अपने सारे के सारे पैसे को किसको वापस कर देगा, उनके ऑनर को, ठीक है। तो ए के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, ए के लिए क्या कहलाएगा, ये इन्वेस्टमेंट यानी एसेट्स कहलाएगा, लेकिन ए लिमिटेड के लिए ये लायबिलिटी कहलाएगी। ये ध्यान रहे इस बात का, जिसका नाम होगा कैपिटल। क्योंकि हम बैंक से उधार नहीं ले रहे हैं, अपने मालिक से ले रहा है, इसलिए उसका कैपिटल वर्ड यूज किया गया है। ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। दोनों चीजें डिफरेंट रहें, बस यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी देना है। अगर इंटरेस्ट का प्रोविजन भी होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो पैसे अगर बैंक में जमा करते तो हम इंटरेस्ट देते, तो इंटरेस्ट का प्रोविजन भी दिया जाता है बाकायदा, ठीक है। तो ए ने अपने पैसे ए लिमिटेड को दिए हैं। ए लिमिटेड एक अपने आप में एक अपनी वैल्यू है उसकी, उसका नाम है, उसकी एक पहचान है उसकी।
तो ए लिमिटेड को पैसे दिए, तो ए लिमिटेड के बाद जो पैसे 50,000 रुपए आए हैं वो ए लिमिटेड के लिए कैपिटल के नाम से नोट डाउन किए जाएंगे, ना कि लोन के नाम से, इसलिए वो लायबिलिटी माना जाता है। कैपिटल वर्ड इज द लायबिलिटी। कैपिटल को पूंजी कहते हैं। आप पूंजी आप समझ सकते हैं, आप एक सब्जी का ठेला वाला भी बता सकता है पूंजी क्या है, ठीक है, कि वो बिजनेस में जो भी उसने इन्वेस्ट किया है वो उसकी कैपिटल है। अब शोरूम खोल लीजिए, कंपनी खोल लीजिए, जो भी पैसे इन्वेस्ट होंगे वो आपकी कैपिटल कहलाएगी। अब कैपिटल को आप कैश फॉर्म में भी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल में, या जो भी सामान आपके पास होता है, एसेट्स होती हैं, उनमें वो भी लगा देते हैं आप, उससे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वर्ड लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब इसके बारे में भी हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फिलहाल थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो काफ़ी, इसलिए इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। आप फिलहाल नाम याद रखिएगा। इसके बाद लिखा है एडवांस इनकम। देखिए वहां पे क्या था, एडवांस एक्सपेंसेस थे तो वो एसेट्स में लिखा था। अब यहाँ है एडवांस इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं काम करते हैं, आपने सैलरी एडवांस में ले ली है, ठीक है, 2 महीने का एडवांस आपने विड्रॉ कर लिया है। आपकी सैलरी इनकम तो है लेकिन आपने एडवांस में विड्रॉ कर लिया है, तो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो एक तरीके से लोन हो जाएगा, राइट। अब या तो लोन को आप अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाइए या आप उसको जो है वापस करिए, बात तो वही है। आपने रेंट, आपका मकान है आपका एक, आपने रेंट ले लिया है एडवांस में, रेंट आपकी इनकम है। एग्जांपल के तौर पे आपने मकान है, आपकी दुकान है, आपका शॉप है, कुछ भी है, आपको रेंट मिलता है, तो रेंट आपको एडवांस में मिल गया है। रेंट आपको क्या मिल गया है, एडवांस में आपने रेंट ले लिया है। तो वो जो एडवांस आपने लिया है वो आपके लिए क्या हो, आपको वापस नहीं करना है, लेकिन आपने एडवांस में रिसीव किया है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी है। तब तक वो लायबिलिटी जब तक उसका टाइम पीरियड नहीं निकल जाता। समझिए बात को, 2 महीने का रेंट आपने एडवांस ले लिया तो 2 महीने के लिए वो आपकी लायबिलिटी लिखी जाएगी। ध्यान रहे इस बात का, 2 महीने में धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, फिर वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में बात कर रहे हैं हम, जो भी पैसे आपने एडवांस लिए हैं, बोलते हैं ना उधार लेना है एडवांस लेना, बात एक ही, समझ जाइए बात को। अगली वैल्यू है ट्रेडर्स, ठीक है। तो अभी जैसे हमने डेटर समझाया था इसी तरह क्रेडिटर्स आ जाता है, ठीक है। तो वही बात हो गई। अब वहां पे सेल वर्ड यूज किया था, यहाँ पे हम परचेज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ हम परचेज वर्ड यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम परचेज वर्ड यूज करने वाले हैं, तो परचेज में भी 2 ही कंडीशनें होती हैं, कैश और क्रेडिट, ठीक है। क्या जब आप बिजनेस करते हैं तो कैश में भी परचेज करके लाते हैं और क्रेडिट में भी परचेज करके लाते हैं। तो अब जब आप क्रेडिट में परचेज करके लाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं वो आपका क्रेडिटर्स कहलाएगा, यानी लेनदार। क्रेडिटर्स का मतलब हुआ लेनदार, ध्यान से देखिएगा, लेनदार कहेंगे इसको हम, यानी कि आपका लेनदार है वो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए ने बी से 50K का माल परचेज किया है, ठीक है। क्या क्या है, खरीदा है, खरीदा है। तो जो बी है वो ए के लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, क्रेडिटर्स, ओके। अब आपके लिस्ट में 1 क्रेडिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे। अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो जितनी वैल्यू आपने परचेज की है डेफिनेटली आप पे वो उधार हो गया है। भाई आप सिंपल सा, आपने 5,000 रुपये गुड्स अपने पड़ोस की शॉप से खरीद लिया है, तो अब आपके लिए वो 5,000 रुपये एक तरीके से लोन हो गया, और लोन इज द लायबिलिटी, और जो भी अमाउंट आप पे ड्यू होता है, उधार होता है, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है बिल्स पेबल। तो इसकी बात भी हम बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, बस नाम याद रखिएगा। इसके बाद लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसकी बात भी हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सेकंड लेक्चर में इसकी बात करेंगे। जो वर्ड हमारे छूट जाएंगे हम सेकंड लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ नाम याद रखिए। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, बैंक नहीं लिखा है, बैंक लिखा होगा तो वो एसेट्स में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वहां पे एडवांस इनकम था, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी इसका आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ड्यू, ठीक है। अगर आपकी इनकम ड्यू है तो वो आपके लिए एसेट्स है, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं करे हैं, ठीक है, जो आप पे ड्यू है, एग्जांपल के तौर पे आपका 2 महीने का बिजली का बिल ड्यू है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका ड्यू है, इलेक्ट्रिसिटी आपका बिल जो है वो ड्यू है आपके ऊपर, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रहे इस बात, जो चीज़ आप पे ड्यू हो गई वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। डिटेल में हम आगे बात करेंगे। फिर आगे लिखा है अनअर्न्ड इनकम और एडवांस इनकम, बात वही आ गई जो पहले भी बताई थी कि एडवांस इनकम स्टार्टिंग में अभी समझा चुका हूँ मैं आपको, वही चीज़ है। फिर लास्ट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसकी प्रोविजन और रिजर्व की बात हम बाद में करेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके लिए, 4 वैल्यूज आपको याद रखनी है।
ठीक है, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्लास 1 था आपके लिए, बिल्कुल बेसिक्स है। जो भी 11th के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने कॉमर्स लिया है या आप कॉमर्स पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप हमारी क्लास बाय क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और आपको बेसिक्स से आपको सिखाया जाएगा बहुत ईजी लैंग्वेज में और ईजी से ईजी तरीके में। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो आप हमें इस मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सी चीज़ें अपने आप जानते होंगे, हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानते हो आप, लेकिन अगर आप जूनियर अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कुछ आपको नहीं आता है, तो आप हमें कोई भी क्यूरी है आपकी या तो कमेंट्स में लिख दीजिए। कमेंट्स पे लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन आप स्पेशली हमें मेल कर सकते हैं। आप मेल करेंगे तो हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपको जो भी सॉल्यूशन होगा प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारी वेबसाइट भी है HL Academy, इसके ऊपर आपको आपके सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।